नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे अस्थायी नियंत्रण हटाने का फैसला किया है। अब पेट्रोल पंपों पर बिक्री सामान्य तरीके से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 जुलाई पब्लिक सेक्टर की तेल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स के जरिए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की बिक्री और वितरण से जुड़े अस्थायी रेगुलेटरी उपायों को वापस ले लिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में सोमवार को हुई भारी बारिश ने तबाही मचाई, जिससे कई स्थानों पर सड़कें और पुल बह गए। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हालात और नुकसान की जानकारी ली। अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 12 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार धेमाजी जिले के 4 राजस्व मंडलों के 69 गांव में करीब 16,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपडेट देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि असम के धेमाजी जिले में जोनाई के पास कई गांव जैसे कि मधुपुर, अरुण चापोरी, जामुगुरी, सियारी, उलुवानी, माझगांव और मालन में बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने से स्थिति पैदा हुई है। असम सीएम ने आगे लिखा कि टीम मौके पर मौजूद है और लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार प्रभावित लोगों के लिए एक व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम पर भी काम कर रही है। असम सरकार इस आपदा का सामना कर रहे हर व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएसआई एसपीएफ लीडरशिप समिट 2026 में अमेरिका ने भारत को अपना एक बेहद अहम साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आर्थिक विकास मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आर्थिक विकास मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने बताया कि उन्होंने फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत की यात्रा की थी। इस अहम दौरे के दौरान दोनों देशों ने एआई के भविष्य और अवसरों पर एक साझा बयान जारी किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल तक आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। आज राष्ट्रपति विजयनगरम में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2026 को लॉन्च कर दिया गया है, जो 1 जुलाई से शुरू होगी। इसके तहत दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने की पहल की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की है, ताकि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 30,000 से 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपए और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20,000 रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के नए और आगामी फंड्स के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। सरकार के मुताबिक नए निवेश का उपयोग राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना और नई निवेश योजनाओं के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त निवेश से निजी पूंजी को और बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और देश की आर्थिक विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो रेवाड़ी के बावल में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को संबोधित करेंगे और उनसे सीधा संवाद भी करेंगे। समारोह 1 महीने तक चली देशव्यापी मुहिम के समापन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर जाएंगे। आज गुवाहाटी में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और फिर 1 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर जमीन पर हालात का सीधा जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को तुरंत ग्राउंड रिव्यू के लिए भेजने का फैसला किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हुए हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सी फूड एक्सपो भारत 2026 के अंतर्गत 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भारत के सी फूड प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, गुणवत्ता मानकों को बढ़ाना, उद्योग की प्रतिभा को पहचानना और कार्यबल विकास को मजबूत करना है। राम मंदिर चढ़ावे में गड़बड़ी और चोरी के 8 आरोपियों को कल सुनवाई के बाद न्यायालय के 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में अगली पेशी अब 13 जुलाई को होगी। इससे पहले अयोध्या के बार एसोसिएशन में आरोपियों के पक्ष में किसी भी वकील को पैरवी न करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को होने की सूचना मिल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे, जिसका मकसद इंडस्ट्री और विदेशी नियोक्ताओं को एक साथ लाना है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 जून से 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज घाटकेसर के रॉक एनक्लेव कन्वेंशन सेंटर में तेलंगाना बीजेपी यूनिट की अहम राज्य कार्यकारिणी बैठक का औपचारिक उद्घाटन वो करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति विवाह, तलाक और गोद लेने सहित 9 विषयों का अध्ययन कर 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों, कुर्मी और प्राचीन मूल निवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नोटरी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नया आवेदन मॉड्यूल लॉन्च किया। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। बैठक का उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप, अनुसंधान सहयोग और उद्यमिता के माध्यम से उद्योग नेतृत्व वाले वैश्विक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत बनाने और देश में सिनेमा स्क्रीन की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंत्रालय ने फिल्म निर्माण, वितरण और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह के गठन के साथ साथ राज्यों के लिए मॉडल सिनेमा नियमन तैयार किया है। दिल्ली में नियमों के कड़ाई से पालन और बुनियादी ढांचे से संबंधित कदम उठाने के चलते बीते 3 महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अहम इलाकों में जाम की समस्या करीब 1/3 कम हो गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यूपी आम महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 3 से 5 जुलाई तक लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव की सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं। गुजरात के डांग जिले के सुबीर तालुका स्थित जामन सोढ़ा प्राथमिक स्कूल शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के अनूठे संगम का उदाहरण बनकर उभरा है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को धरातल पर उतारते हुए इस स्कूल में बच्चों को हरे भरे, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में शिक्षा दी जा रही है। झारखंड में प्रतिवर्ष आज हूल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस आदिवासी क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो के बलिदान की याद में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि जनजातीय अस्मिता और मातृभूमि के लिए संथाल क्रांति में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी बलिदानियों को हूल दिवस के अवसर पर स्मरण कर नमन करता हूं। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में किए गए हवाई हमलों पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की सख्त लहजे में निंदा करते हुए इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर
सीधा हमला बताया है। भारत ने बयान जारी कर कहा है कि महिलाओं और बच्चों समेत बेगुनाह नागरिकों की मौत का कारण बने ये हमले पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना राया अंतर्गत माइलस्टोन संख्या 112 के पास बस और ट्रेलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर बुशहर के समीप नोगली में इन दिनों सज रहा है जिला स्तरीय नोगली मेला। ये केवल एक मेला नहीं बल्कि अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और क्षेत्र की खुशहाली की सामूहिक प्रार्थना का अनूठा उत्सव होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। एक और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही है भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज लू चलने का है अनुमान। हालांकि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की भी संभावना। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में दवा संबंधी जानकारी को मानकीकृत करने के लिए ड्रग रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर और प्रभावी डिलीवरी तथा लाभार्थियों की संतुष्टि को बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान सारथी PMJAY व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। ये चैटबॉट लाभार्थियों को कहीं भी और कभी भी जरूरी PMJ सेवाएं उपलब्ध कराता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के 12 LPG जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना टोल दिए पार किया है। साथ ही कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से रिफाइनरियों में बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ नीमच में 500 मेगावाट क्षमता वाले नीमच सोलर पार्क और 450 मेगावाट क्षमता वाले शाजापुर सोलर पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1553.98 करोड़ रुपए की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं विकास कार्यों का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि दर मई 2026 में सालाना आधार पर 5.1% रही है। इससे बढ़कर 122.7 पर पहुंच गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और जल प्रबंधन क्षेत्रों ने प्रमुख योगदान दिया है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन सालाना आधार पर 5.5% बढ़ा है। इसे कई उद्योगों में वृद्धि का फायदा मिला है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 16 ने मई 2025 की तुलना में मई 2026 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। HDFC बैंक के बोर्ड ने पूर्व वित्त सचिव और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। ये नियुक्ति RBI की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रभावी होगी। पुनीत शर्मा ने एक्सिस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए फैसला लिया है। सेबी लंबी अवधि के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में बड़े बदलाव की योजना बना रहा है।
बजाज ऑटो का 5,633 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक ऑफर शुरू हो रहा है, जिसमें 12,000 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी की जाएगी। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टिकिटार एंड शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी का 85 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। इसके जरिए कंपनी की कोशिश वैल्यू एडेड बिटुमेन बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने 425 करोड़ के एमसीएक्स इंडिया के शेयर खरीदे हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने पॉन्डी एक्साइट्स में 1.5% हिस्सेदारी ली है। टेक महिंद्रा अपनी सेल्स और कस्टमर फेसिंग टीमों में कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए परप्लेक्सिटी एआई को तैनात करेगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने बिजनेस को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 5 नए स्टार्टअप को अपने साथ जोड़ने की घोषणा की है। स्टार्टअप्स मुख्य रूप से एआई और पर्यावरण अनुकूल समाधानों पर काम करेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा चयनित किए गए 5 भाग्यशाली स्टार्टअप्स में मिनिमाइंस, इजवर्क एआई, सर्वम एआई, सप्ली और कोडमेट एआई शामिल हैं। ये सभी स्टार्टअप्स मारुति सुजुकी इंक्यूबेशन प्रोग्राम के 5वें बैच के विजेता हैं। यूपीआई भारत में रोजमर्रा के डिजिटल कारोबार की रीढ़ बन चुकी है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए केवल 2 करोड़ लेन-देन हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई। सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली, जिससे सोने का दाम 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है, जिससे चांदी का दाम 2,23,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के बीच 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद हुए अंतरिम समझौते के तहत युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और तनाव कम करने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। अमेरिका और ईरान की टीम इस सप्ताह कतर की राजधानी दोहा पहुंच रही है, लेकिन बातचीत को लेकर अब भी असमंजस बना हुआ है। ईरान ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई आधिकारिक वार्ता निर्धारित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहा में संभावित बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये बैठक अहम भी साबित हो सकती है और नहीं भी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जैरेड कुशनर को वार्ता दल का नेतृत्व सौंपा है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि आज कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के कुछ ही देर बाद ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका के साथ इस सप्ताह कोई भी राजनीतिक या तकनीकी वार्ता तय नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ हुए समझौतों पर बड़ा बयान दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि यदि अमेरिका समझौता ज्ञापन का पूरी तरह पालन करता है तो तेहरान भी अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को निभाएगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच समझ और सहयोग द्विपक्षीय मामला है। 17 जून को हुए समझौते में युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने पर सहमति बनी थी। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएसआईएसपीएफ लीडरशिप समिट 2026 में अमेरिका ने भारत को अपना एक बेहद अहम साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के आर्थिक विकास मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जैकब हेलबर्ग ने जानकारी दी कि भारत पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले शुरुआती देशों में से एक था। हेलबर्ग ने बताया कि उन्होंने फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत की यात्रा की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 4 वर्षों में क्रेमलिन पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर कब्जे की समय सीमा 15 बार तय कर चुका है, लेकिन हर बार उसे आगे बढ़ाना पड़ा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस में ईंधन की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें युद्ध का ही परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की सैन्य और तेल अवसंरचना प्रभावित हुई है। जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाडे में माताओं और बच्चों के आश्रय गृह में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 45 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बाल अभिरक्षा विवाद के दौरान फायरिंग की।
जर्मनी के उत्तरी शहर स्टाडे में हुई गोलीबारी में मृतकों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, जो सभी आश्रय गृह के कर्मचारी थे। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या 1700 का आंकड़ा पार कर गई है। देश की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट जॉर्ज रोड्रिगेज ने जानकारी देते हुए बताया कि 1719 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वेनेजुएला में राहत और बचाव अभियान कार्य युद्ध स्तर पर है जारी। ला ग्वायरा में बचाव दल ने 21 वर्षीय आरोन लेवी कैंटिलो को 106 घंटे बाद मलबे से जीवित बाहर निकाला। वहीं वेनेजुएला के प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों का आकलन किया जा रहा है और विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी शिविर, साथ ही साथ नए आवास भी तैयार किए जा रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में 4 बार की चैंपियन जर्मनी को पैराग्वे ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। रोमांचक मुकाबले के शूटआउट में गोलकीपर ऑरलैंडो के शानदार प्रदर्शन ने पैराग्वे को अंतिम 16 में जगह दिलाई। 4 बार के चैंपियन जर्मनी को हराने वाली पैराग्वे टीम के प्रशंसकों ने अपनी टीम की जीत का जश्न शानदार अंदाज में मनाया। वहीं हार के बाद जर्मनी के फैंस निराश नजर आए। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में खेले गए मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील को इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर जीत दिला दी। इस जीत के साथ 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। जापान पर ब्राजील की जीत के बाद ब्राजील टीम के फैंस ने जीत की खुशी व्यक्त की। वहीं जापानी समर्थक हार के बाद निराश नजर आए। अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय लड़कों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते और पुरुषों की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में देश के लिए कुल 8 पदक हासिल किए। भारत ने तीसरे दिन के समाप्ति तक अंडर 15 चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 6 रजत, 7 कांस्य सहित कुल 21 पदक हासिल किए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने एशिया की सर्वोच्च पात्र टीम के रूप में ओलंपिक का टिकट हासिल किया। मौजूदा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के प्रदर्शन के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और भारत ने सीधे तौर पर लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह बना ली है। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर पिछली हार का बदला चुकता कर लिया। गत चैंपियन यानिक सिनर ने विंबलडन के पहले दौर में शानदार वापसी करते हुए दुनिया के 50वें नंबर के खिलाड़ी मियोमिर केकमानोविच को 5 सेटों में हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। सर्बिया के दिग्गज टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की। प्रतियोगिता के पहले दौर में जोकोविच ने चीन के वू यीबिंग को हराया। वहीं विंबलडन के महिला वर्ग में अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज में किया। कोको गॉफ ने पहले दौर में जर्मनी की तमारा को 6-2, 6-1 के अंतर से आसान जीत दर्ज की। दुनिया के पहले नंबर की खिलाड़ी अरेना सबालेंका ने विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। सबालेंका ने पहले राउंड में सर्बिया की कोसोविच को 6-2, 6-3 के अंतर से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।